जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 9th मंथ के करेंट अफेयर्स को, यानी जनवरी 2025 से लेकर और सितंबर 2025 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मसाकी काशीबारा को। तो मसाकी काशीबारा का संबंध जापान देश से है और वो जापान के पहले ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्हें एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं एबेल पुरस्कार की। तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2002 में नॉर्वे सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। तो दोस्तों 2025 में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया था, तो उसमें भारत ने मदद की थी। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो भारत और रूस की नौसेना के बीच में जो इंद्र अभ्यास है वो चेन्नई में आयोजित किया गया है और इस बार इसका 14वां संस्करण हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा और ये चेन्नई तट पर हुआ है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। यह अभ्यास पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था भारत और रूस की नौसेना के बीच में, जबकि 2024 में इसका जो 13वां संस्करण हुआ था ये रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? तो निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है निधि तिवारी जी। तो ये 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जकूब मैनसिक ने जीता है। उनका रिलेशन किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक के जकूब मैनसिक ने मियामी ओपन 2025 टेनिस का खिताब जीता है। बात करते हैं मियामी ओपन 2025 की। तो दोस्तों मियामी ओपन हर साल अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। 2025 में पुरुष एकल के विजेता रहे हैं जकूब मैनसिक, ये चेक रिपब्लिक के हैं, और उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के थे। जबकि महिला एकल की विजेता रही हैं आर्याना सबालेंका और उप विजेता रही हैं जेसिका पेगुला जो कि अमेरिका की थी। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके शिवाजी नगर किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? शिवाजी नगर। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच हुई थी? यानी कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ही होता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 1 से 13 अप्रैल 2025 तक ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था इस साल। ठीक है, और इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत गतिविधियों के संचालन हेतु पारस्परिक सहभागी क्षमता विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 52 वर्ष। तो 1 अप्रैल 2025 को
प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल पूरे हो गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो टाइगर की आबादी है उसको बढ़ाना, टाइगर का संरक्षण करना, उसके आवास का संरक्षण करना। दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना था? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। तो 1 अप्रैल 1973 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 2006 में भारत में टाइगर की आबादी केवल 1411 थी, जो कि अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 3682 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निहारिका सिंघानिया ने एजेल हॉफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो निहारिका सिंघानिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध घुड़सवारी से है। ठीक है, तो अभी जो एजेल हॉफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता थी, जो कि बेल्जियम में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी से संबंधित हैं वंदना कटारिया। तो उन्होंने इस साल रिटायरमेंट की घोषणा की है इंटरनेशनल हॉकी से। तो उन्होंने अपने कैरियर में 320 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 158 गोल किए हैं। 2014 में उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी भी चुना गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं और उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। तो ओलंपिक में वे हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो RBI की डिप्टी गवर्नर बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन बनी है दोस्तों? डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने डॉक्टर माइकल पात्रा की जगह ली है, जिन्होंने जनवरी 2025 में अपना पद छोड़ दिया था। तो अब डॉक्टर पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर बनी है। दोस्तों, RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, और उनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे अधिक नहीं होता है। डिप्टी गवर्नर की अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में स्वामीनाथन J, M राजेश्वर राव और T रविशंकर और डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1937 में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई आया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI के वर्तमान और 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आनंद, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 अभी हाल ही में पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य ये है कि गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। तो जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद है, उसका नाम बदलकर अब त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है और इसी को देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय बनाया गया है। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया है। त्रिभुवन दास पटेल का जन्म 1903 में गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद गांव में हुआ था और इनके द्वारा ही जो अमूल आप देखते हैं, अमूल का दूध वगैरह आता है, उसी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चपाता मिर्च को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के चपाता मिर्च को 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है। तो यह तेलंगाना का 18वां ऐसा प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है। दोस्तों, हाल ही में और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिला है? तो पनरूती काजू, पुलियानकुडी एसिड लाइम और विरुधुनगर साबा वथल। इसके अलावा चेट्टीकुलम छोटा प्याज, रामानाडु चिथराईकर राइस और कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला। तो ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है। इसके अलावा गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट
और गुजरात के घरचोला हस्तशिल्प को भी जीआई टैग मिला है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है 2025 में। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह थाईलैंड देश में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? थाईलैंड में। तो थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। और दोस्तों 2025 की थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। इसकी अध्यक्षता की थी पैतोंग तार्न सिनाबात्रा ने, जो कि उस समय थाईलैंड की पीएम थी। अब वर्तमान में ये थाईलैंड की पीएम नहीं है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए थे। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री थानात खमनम ने 1994 में बिम्स्टेक की स्थापना का विचार दिया था। बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 6 जून 1997 को बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय बैंक संघ यानी IBA के चेयरमैन कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी या CS शेट्टी जो हैं वो भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बने हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो CS शेट्टी हैं ये SBI के भी चेयरमैन हैं और इन्हें ही भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ की बात करें तो भारत में जो बैंक हैं या वित्तीय संस्थान हैं उनका एक संगठन है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसमें वर्तमान में जो मेंबर हैं वो हैं 249। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा तियानजिन, चाइना में। तो तियानजिन, चाइना में संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। तो दोस्तों मेज़बान देश कौन था? चीन। और मेज़बान शहर था तियानजिन। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक ये आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता की है शी जिनपिंग ने, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में चाइना, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हुए थे। जबकि सहभागी देश के रूप में इसमें मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, इजिप्ट, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, तुर्की, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, ये सभी देश इसमें शामिल हुए थे। SCO की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना संघाई चाइना में की गई थी और यह यूरेशिया क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना एक संगठन है। तो दोस्तों SCO बनने से पहले यह संगठन संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। तो संघाई 5 में 5 देश शामिल थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। वर्तमान में इसके 10 मेंबर हो गए हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। आपको ये याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो अभी हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 को जारी किया गया है, जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र ने। तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टॉप पर है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर त्रिपुरा है। और अगर हम टॉप 5 फ्रंट रनर राज्य की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे, कर्नाटक तीसरे, चौथे पर तेलंगाना और 5वें स्थान पर तमिलनाडु है। अचीवर श्रेणी में असम और केरल हैं और कंटेंडर श्रेणी में है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स नामक एक NGO है, उसे 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और ये भारत का NGO है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो 2025 के लिए 3 प्राप्तकर्ताओं को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें पहला जो सम्मान दिया गया है वो एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। यह भारत का NGO है जो कि लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है। और दूसरा पुरस्कार दिया गया है साहिना अली को, ये मालदीव की हैं, यह एक पर्यावरण अधिवक्ता हैं। और तीसरा सम्मान दिया गया है
फ्लावियानो फ्लावी जो कि फिलीपींस के हैं, जो कि एक कैथोलिक पादरी हैं जो गरीबों और बेघरों की सेवा करते हैं, तो उन्हें भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो दोस्तों 1957 में रॉक फेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस की सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पहली बार यह सम्मान दिया गया था 1958 में, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। तो TCA कल्याणी जो है वो अब देश की नई महालेखा नियंत्रक बन गई हैं, और वो 29वें नंबर की महालेखा नियंत्रक बनी है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो 2025 में मोदी जी ने श्रीलंका की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वह यह सम्मान पाने वाले चौथे व्यक्ति बने हैं। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, उनके द्वारा पीएम मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज, और ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसकी नींव नवंबर 2019 में पीएम मोदी जी के द्वारा ही रखी गई थी। अब ये पुल बनकर के तैयार हो गया है। दोस्तों, यह ब्रिज रामेश्वरम, जो कि पंबन द्वीप में है, को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। तो ये रामेश्वरम है और ये है मंडपम, तो इन दोनों को जोड़ता है ये पंबन ब्रिज। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, तो 2025 का जो फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार है ये सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। तो ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं और मूर्तिकार हैं सुदर्शन पटनायक, तो उन्हें फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित सैंड वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में प्रदान किया गया था। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन बने हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन दो स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मिताथल और टीघराना। तो इन दोनों स्थानों को अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है मिताथल और टीघराना, इनको आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। ये दोनों स्थान 4400 साल पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 का विजेता कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2025 का विजेता बना है। तो 2025 में IPL का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। विजेता बना है RCB, उपविजेता पंजाब किंग्स। फाइनल 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, और RCB ने पहली बार IPL की ट्रॉफी जीती है 2025 में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, विजेता को 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी और विजेता को 12.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं कृणाल पांड्या। ऑरेंज कैप मिली थी साई सुदर्शन को और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। फेयर प्ले का अवार्ड CSK को मिला था और कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड कमेंदू मेंडिस को मिला।
अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी। तो राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यशस्वी सोलंकी हरियाणा की रहने वाली हैं। एडीसी की बात करें तो एडीसी राष्ट्रपति की सबसे करीबी सैन्य सहायक होती हैं। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति जी कहीं भी जाती हैं तो उनके पास एक सेना का सहायक होता है जो उनकी मदद के लिए होता है। तो अब एडीसी कौन बनाए गए हैं? यशस्वी सोलंकी बनाए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। तो एडीसी राष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति की सचिव कौन है, ये बात भी आप याद रखिएगा, तो वो हैं दीप्ति उमाशंकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क के द्वारा एक्स चैट लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो जिस प्रकार से व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसी प्रकार से एलन मस्क ने एक्स चैट को लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक्स चैट एलन मस्क ने लॉन्च किया है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगश्री। तो ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। ये थाईलैंड देश की हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का जो आयोजन है ये हैदराबाद में किया गया था। इस बार इसका 72वां संस्करण आयोजित किया गया था। और फर्स्ट रनर अप रही हैं हासेट डोरेजे, जो कि इथियोपिया की थी। सेकंड रनर अप रही हैं माजा क्लाजा, जो कि पोलैंड की थी। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी नंदिनी गुप्ता, लेकिन वो टॉप 8 में भी नहीं पहुंच सकी थी। नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड टॉप मॉडल का पुरस्कार जरूर जीता है। सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में की गई थी। भारत की तरफ से कौन कौन मिस वर्ल्ड विजेता हैं? तो रीता फारिया 1966 में बनी थी, ऐश्वर्या राय 1954 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। तो गोवा में उल्लास कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत वो पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो वो है मिजोरम, दूसरा कौन है? गोवा। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा एना लेना वेयरबॉक। तो दोस्तों, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एना लेना वेयरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वह पश्चिमी यूरोपीय समूह से पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आपको याद रखना है कि एना लेना वेयरबॉक महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला है। उनका कार्यकाल सितंबर 2025 से शुरू होगा। 1 साल के लिए ये उनका कार्यकाल होगा। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए एक अध्यक्ष चुनाया जाता है। तो इस बार यानी 2025 के लिए जो अध्यक्ष चुना गया है वो एना लेना वेयरबॉक को चुना गया है, जो कि जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है पेरिस डायमंड लीग 2025 के दौरान। दूसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे हैं। तीसरे स्थान पर ब्राज़ील के लुइस मॉरिसियो रहे हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या है? 90.23 मीटर का, जो कि उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2025 के दौरान फेंक। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। आपको 2 और ऑपरेशन याद रखने हैं। तो पहला ऑपरेशन है इजराइल का ऑपरेशन, जिसका नाम है राइजिंग लाइन। तो राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और फिर ईरान ने उसका जवाब दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। तो ये 2 ऑपरेशन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा कौन बना है?
त्रिपुरा। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। ठीक है, तो नीदरलैंड में नाटो समिट 2025 का आयोजन किया गया था। तो नीदरलैंड के हैग शहर में नाटो समिट 2025 का आयोजन किया गया था जून 2025 में। इसका उद्देश्य था नाटो की सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना, रक्षा खर्च बढ़ाना और यूक्रेन को समर्थन देना। दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके 32 देश मेंबर हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा, संकट प्रबंधन और सहयोगी सुरक्षा। अनुच्छेद 5, जो इसका अनुच्छेद 5 है, वो ये कहता है कि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो उससे ये माना जाएगा कि ये सभी देशों पर हमला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया रक्त समूह खोजा है? आंसर हो जाएगा ग्वादा नेगेटिव। ठीक है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा एक नए प्रकार का रक्त समूह खोजा गया है जिसका नाम है ग्वादा नेगेटिव या जी नेगेटिव। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने ग्वाडेलोप की एक महिला में दुनिया का 48वां रक्त समूह खोजा है जिसका नाम दिया गया है ग्वादा नेगेटिव या जी नेगेटिव। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित किए जाएंगे। तो राजस्थान में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है जयपुर में, यहाँ पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे नवंबर 2025 में। तो इसमें 200 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2025 का जो आयोजन हुआ था ये 26 मई से 8 जून 2025 तक हुआ है और ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। इस बार इसका 129वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो पुरुष एकल के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के थे। उप विजेता रहे हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। और दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में यानी जो फाइनल हुआ था फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का, इसमें एक रिकॉर्ड बना था। ये पूरा मैच 5 घंटे 29 मिनट तक चला था जो कि फ्रेंच ओपन के इतिहास का सबसे लंबा फाइनल था। महिला एकल विजेता बनी है कोको गॉफ जो कि अमेरिका की हैं। उपविजेता आर्याना सबालेंका बनी है जो कि बेलारूस की हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो एक्सियोम 4 मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। इसमें शुभांशु शुक्ला थे, फैगी विटसन थी जो कि अमेरिका की थी, ये कमांडर थी इसकी, स्लावेश उजनास्कवी जो कि पोलैंड के थे और टिबोर कापू जो कि हंगरी के थे। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री थे एक्सियोम 4 मिशन में। तो इसमें शुभांशु शुक्ला भी गए थे। इस मिशन को प्रक्षेपित किया गया था 25 जून 2025 को। इसकी वापसी हुई है 15 जुलाई 2025 को। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो 10 अक्टूबर 1985 को इनका जन्म हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं। भारत के पहले नागरिक बने हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, इस पॉइंट को भी आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। तो इस साल 7 क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है जिसमें MS धोनी का भी नाम है। तो भारत की तरफ से MS धोनी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेडन, साउथ अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमला, न्यूजीलैंड की तरफ से डेनियल वेटोरी और साउथ अफ्रीका की तरफ से ग्रीम स्मिथ और पाकिस्तान की तरफ से सना मीर और इंग्लैंड की तरफ से सारा टेलर भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जा रहा है और यह 11.4 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। तो हर साल 51,000 मीट्रिक टन ई कचरा रिसाइकिल यहाँ पर किया जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख पार्क डिस्कस करते हैं। तो संविधान पार्क राजस्थान के राजभवन में स्थापित किया गया है। चाय पार्क असम में, फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क यूपी में और पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में अभी हमने बताया है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में, पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में, भारत दर्शन पार्क दिल्ली में, मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। तो विक्टर एक्सेल्सन ने बैडमिंटन का इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर एक्सेल्सन किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो ये डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर अगर हम महिला एकल की भी बात करें तो साउथ कोरिया की जो एन से यंग हैं उन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब जीता है। दोस्तों, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का जो आयोजन हुआ था ये केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। इंडिया ओपन बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो 2025 में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर के साल 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मंजूरी दी गई थी और अब फाइनली इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ब्रिक्स समिट 2024 का जो आयोजन हुआ था ये रूस के कजान शहर में हुआ था और 2025 वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन होगा? तो जम्मू मंडल भारतीय रेलवे का 69वां मंडल बनने जा रहा है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न या मंडल स्थापित करेगा। तो इसे मौजूदा फिरोजपुर डिवीज़न को पुनर्गठित करके बनाया जाएगा और यह 742.1 किलोमीटर नेटवर्क का मैनेजमेंट करेगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे के 68 डिवीज़न है लेकिन अब 69वां बनने जा रहा है जम्मू। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता था। तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हरा करके जीत हासिल की है। यह पश्चिम बंगाल की या बंगाल की टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का जो फाइनल हुआ था ये 31 दिसंबर 2024 को हुआ था तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित बाल योगी स्टेडियम में। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम बंगाल ही है, उसने 33 बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार 2016-17 में ट्रॉफी जीती थी। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी यानी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन सभी को वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों 17 जनवरी 2025 को ये अवार्ड प्रदान किए गए थे। आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का और यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2024 का ये अवार्ड दिया गया है शूटर मनु भाकर को, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश को, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को और पैरा एथलीट प्लेयर
प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पर बैन लागू किया गया है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर बैन लागू किया गया है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड 1994 में शुरू किया गया था। तो क्रिकेट में विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो फरवरी 2025 में जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। ये घोषणा किसने की थी? तो WHO ने इसकी घोषणा की थी कि जॉर्जिया जो है वो मलेरिया मुक्त अब हो गया है। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। तो दूसरा ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत हासिल की है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं गोंगाडी त्रिशा और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं गोंगाडी त्रिशा। सबसे अधिक विकेट लिए थे वैष्णवी शर्मा ने। भारत की कप्तान कौन थी? निकी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बार्ट डी वेबर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बेल्जियम की बात करें तो यह यूरोपियन कंट्री है और यहाँ के राजा हैं फिलिप और करेंसी है यूरो। इसकी सीमा नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से लगती है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से हाल ही में कौन सा देश अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना अब WHO से अलग हो गया है और इससे पहले अमेरिका भी WHO से अलग हो गया था। ठीक है। अर्जेंटीना की बात करें तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है और करेंसी है पैसो और राष्ट्रपति हैं यहाँ के जेवियर माइक। अगला क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली आश्वेत महिला कौन बनी है? उनका नाम है सेगो गेले। तो साउथ अफ्रीका की सेगो गेले अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 बनी है। इस प्रकार से वह यह खिताब जीतने वाली पहली आश्वेत महिला बनी है। आपको याद रखना है कि पहली मिसेज वर्ल्ड कौन थी? श्रीलंका की रोजी सेनानायके। भारत की तरफ से अब तक 2 मिसेज वर्ल्ड बनी है। सरगम कौशल 2022 में, 2001 में अदिति गोवित्रीकर बनी थी। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये जीता था उत्तर प्रदेश ने। तो 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे और इसमें जो पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता था ये किसने जीता था? उत्तर प्रदेश ने जीता था। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता का जो फोर्ट विलियम था अब इसे विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है और विजय दुर्ग के भीतर जो किचनर हाउस है उसका नाम बदलकर मोनेक्सा हाउस किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साउथ गेट जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था अब उसका भी नाम बदल करके शिवाजी गेट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो बदले गए हैं हाल ही में, तो इनको भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा जिससे आपकी रिवीजन हो सकेगी। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी जो कि अपडेटेड ई बुक हैं। तो लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है गणेश 500। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 3 साल की। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। दोस्तों ऐप पर आपको स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की ई बुक और मैराथन क्लासेस की जो PDF वगैरह है ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। और मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक का पैकेज है ये भी आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है।
जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा और इसी टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।